अस्सलाम वालेकुम। आज हम ये देखेंगे कि मुल्क में मौजूदा सियासी बहरान की वजह क्या है। सियासी बहरान की और मुआशी बहरान की बहुत सी वजूहात हैं, लेकिन इनमें से हम आज सिर्फ एक अहम तरीन वजह को देखेंगे, और वो है कि मौजूदा इंतखाबी निज़ाम जो है वो हकीकी नुमाइंदगी मुहैया नहीं करता। और जब डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में, डिसीजन मेकिंग बॉडी में हकीकी नुमाइंदे अवाम के शामिल नहीं होंगे, अवाम की असल मंशा शामिल नहीं होगी, कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक जो रिकॉर्ड चोजन रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो शामिल नहीं होंगे, तो ऐसी सूरत में न सही फैसले होंगे और ना ही सियासी इस्तेहकाम आएगा। अगर हम गौर से देखें तो मौजूदा सियासी निज़ाम से जो असम्बली पैदा होती है उसमें तीन किस्म के लोग आते हैं। नंबर एक, वो लोग जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं या जिनके पास किसी न किसी वजह से बेतहाशा पैसा है। दूसरे नंबर पर वो लोग जो अपनी सियासी बैकग्राउंड रखते हैं और फ्यूडल लॉर्ड्स भी हैं और उनके पास पैसा भी है। तीसरे नंबर पर हमारे जो अहम इदारे हैं, जिसमें अदलिया भी शामिल है, सिविल ब्यूरोक्रेसी भी शामिल है और दीगर इदारे भी शामिल हैं, जिनका असर रसूख अवाम में होता है और जिनका असर रसूख सियासी निज़ाम को इस्तेहकाम बख्शने में होता है, जिनका असर रसूख पॉलिसी साजी में और पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन में होता है, वो इदारे जो हैं उनके बाज़ अजीज़ व अकारब को भी इसलिए टिकट दिए जाते हैं कि वो बाद में सियासी जमातों को फ़ायदा पहुंचाते रहेंगे। तो ये इस वक्त जो हमारा इंतखाब का निज़ाम है, इसमें ये तीन किस्म के लोग जो हैं हमारी असम्बलियों के मेंबर बन पाते हैं, और ये लोग जो हैं ये अपने अपने मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करते हैं। और इस तरीके से ये हमारे इदारे, जिनको हम पार्लियामेंट कहते हैं, ये क्लब है इंडस्ट्रियलिस्ट का, फ्यूडल लॉर्ड्स का, बासर फैमिलीज़ का, या मीडिया के जो जिनको पुष्पनाही हासिल होती है, यकीनन वो भी आजकल कमर्शलिज्म का शिकार हैं और वो भी पैसे की बुनियाद पे ही लोगों को प्रमोट कर रहे होते हैं। तो ये एक क्लब है, क्लब ऑफ जिसमें हम कहेंगे क्लब्स ऑफ हैव्स, यानी जिनके पास दौलत है, जिनके पास पैसा है, जिनके पास पावर है, ये उनका एक क्लब है जहाँ के आम लोगों की कोई नुमाइंदगी मौजूद नहीं है और ना ही वो मुमकिन है। तो अब ये कैसे है? पहली बात यह है कि जब इंतखाब हमारा फेयर, फ्री, इम्पार्शल भी हो जाए, तो उसके बाद जो असम्बली मार्ज़े वजूद में आती है वो और जो हुकूमत बनती है वो मैक्सिमम 10 से 15% वोटर्स को नुमाइंदगी कर रही होती है, क्योंकि बकिया एक तादाद जो है वो इलेक्शन में आती ही नहीं है, वोट ही नहीं करती। और उसके बाद फिर हमारे इंतखाबी निज़ाम में वन मैन वन वोट के तहत बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि 3 लाख की कॉन्स्टिट्यूंसी में तो उसमें 25-50 हज़ार वाला, लाख वाला वोट लेने वाला आदमी भी कामयाब हो जाता है। और इस तरीके से जब हम देखते हैं तो जो अक्सरियत में पार्टी होती है, जो हुकूमत बनाते हैं, उनकी जो वोटिंग जो होती है वो 10 से 15% तक लोग हैं। और बाज़ औक़ात कोई इत्तेहादी सिर्फ 5% वोट लेने वाले लोग जो हैं वो कैबिनेट में 50% शेयर ले जाते हैं। और इस तरीके से पूरी हुकूमत जो है वो 2.5-3% लोगों की बुनियाद पे हुकूमत चल रही है, और बाज़ औक़ात तो 1-1.5% लोग जो हैं वह हुकूमत बना लेते हैं। तो ये सूरत हाल जो है वह हकीकी नुमाइंदगी मुहैया नहीं कर रही। तकरीबन 85% या 90% वोटर जो हैं वो आपके डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में एक्टिवली पार्टिसिपेट ही ना कर रहे हों, तो ऐसी सूरत में इसको हकीकी नुमाइंदगी नहीं कहा जा सकता। और जब हकीकी नुमाइंदगी नहीं होगी
تو یہ پاکستان کے دستور کی روح کے منافی ہے کہ جس میں اقتدار اعلیٰ اللہ کے پاس ہے اور اس کو چلانے کے لیے چوزن ریپرزنٹیٹیوز آف دی پیپل ہوں گے۔ اور اس سے آپ یہ دیکھتے ہیں کہ ہماری جب بجٹ تقاریر اوپن ہوتی ہیں یا جو وہاں پہ قوانین بنتے ہیں وہ قوانین اسی طبقے کے مفادات کے تحفظ کے لیے بن رہے ہوتے ہیں۔ جو آپ کا غریب آدمی ہے، جو مڈل کلاس ہے، وہ دونوں اس میں سے آؤٹ ہیں۔ یہ صرف اپر کلاس کا ایک کلب ہے، پاورفل پیپل کا ایک کلب ہے، فیوڈل لارڈز کا، انڈسٹریلسٹ کا، پراپرٹی مافیا کا، ٹریڈرز کا، جو بڑے بڑے تاجر ہیں ان کا یہ ایک کلب ہے، اور اس کلب میں وہ اپنے مفادات کا تحفظ کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ان کے مفادات کا تحفظ ہوتا ہے۔ ایسی پالیسی نہیں بنتی کہ جس کے ذریعے سے ہم عملی طور پر پورے ملک کی اکانومی کو، عام افراد کی اکانومی کو، ایک ویلفیئر سٹیٹ کو کس طریقے سے آگے لے کے چلیں گے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم ایسا نظام لے کے آئیں، انتخابی نظام لے کے آئیں جس سے حقیقی نمائندگی لوگوں کی ہو، عوامی نمائندگی ہو، اور وہ عوامی مفادات کا تحفظ کرے، ڈیسیژن میکنگ پروسیس میں، ڈیسیژن میکنگ باڈی میں ان کا عمل دخل ہو۔ تو ایسی صورت میں ہم ملک کو سیاسی بحرانوں سے نکال سکتے ہیں۔ اگر ایسا ادارہ ہم قائم کرنے میں، پارلیمنٹ قائم کرنے میں ہم ناکام ہو گئے، اور اس وقت تک ہم ناکام ہیں، اور اس کا صرف ایک ہی علاج ہے کہ ہم متناسب نمائندگی کے ذریعے سے، اور اس کے لیے آپ میرا دوسرا گفتگو سن سکتے ہیں جس میں پاکستان کے لیے کون سا ماڈل جو ہے متناسب نمائندگی کا مناسب ہے اس کی وضاحت دی گئی ہے۔ تو وہ صرف متناسب نمائندگی اس ملک میں حقیقی نمائندگی دے سکتی ہے، اور حقیقی نمائندگی جو ہے، لوگ جو ہیں ڈیسیژن میکنگ پروسیس میں ان کے حقیقی نمائندے شامل ہوں گے، تب ہی یہ ملک سیاسی بحرانوں سے، معاشی بحرانوں سے، سماجی بحرانوں سے نکل سکے گا۔ تھینک یو ویری مچ۔